हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अध्ययन द एफर्ट में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र कुमार मैकेनिकल इंजीनियर हूँ भाई, और आपको 5वीं सेमेस्टर का पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाऊँगा। सॉरी, जो हमारा पावर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, पावर इंजीनियरिंग, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप YouTube चैनल हमारा ये है, आप इस पे जाइएगा, देखिएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, हमारा वीडियो अब से शुरू हो रहा है। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर 1 है ये। ठीक है, यहाँ पे हम पावर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या पढ़ना है। इज इट क्लियर माय डियर? आपको जो भी क्वेरी हो, जो भी कुछ पूछना हो, आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, स्टार्ट करें माय डियर। ठीक है, यूनिट 1 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 1 में क्या पढ़ना है? यूनिट 1 में पढ़ना है बच्चे आईसी इंजन एंड टेस्टिंग। ठीक है बच्चे, और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, ये पूरा सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको थर्मल इंजीनियरिंग का बेसिक फंडा आना चाहिए। ठीक है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आई रिपीट, आपको फंडामेंटल किसका, बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए थर्मल इंजीनियरिंग का। अगर आपको थर्मल इंजीनियरिंग में दिक्कत है तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसको रिवीजन करना होगा, तब जाके हम इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, नहीं आता है तो ऐसा थोड़ी ना हम बताएंगे नहीं कि भैया यहाँ से ऐसे होता है। ठीक है, हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हर चीज को डिस्कस करेंगे। हम तो ये मान के चलते हैं ना, बच्चा भूल गया है, लेकिन अगर आप हमें ये विश्वास दिला दो कि आप नहीं भूले हो थर्मल इंजीनियरिंग, तो समझ रहे हो आप बहुत बढ़िया करने वाले हो। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, हालांकि ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है पावर इंजीनियरिंग, कई सब्जेक्ट का एप्लीकेशन है। जैसे मान लो आईसी इंजन है, फिर एयर कंप्रेसर है, फिर टरबाइन है, और फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन है, चौथा चैप्टर। तो जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन है वो अलग ही सब्जेक्ट है, आरएसी नाम से जाना जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, बीटेक करोगे। ठीक है, और मतलब पावर इंजीनियरिंग, अब जैसे आईसी इंजन एंड टेस्टिंग है, आईसी इंजन एक अलग ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये 2-3 सब्जेक्ट को मिला के बनाया गया है पावर इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये वाला जो पिछला सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा थर्मल इंजीनियरिंग, थोड़ा सा आप इसको रिवीजन कर लेंगे ताकि इस सब्जेक्ट में आप फोड़ दें। ठीक है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बच्चे, ये ना ही तुम्हारे डिप्लोमा पर्पज से, बल्कि जेपीएससी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, ठीक है ना, बिहार जेई हो गया, उत्तर प्रदेश जेई हो गया, राजस्थान जेई हो गया, जहाँ पे रेगुलर इंटरवल में वैकेंसीज आती रहती है डिप्लोमा होल्डर के लिए, वहाँ पे ये सब्जेक्ट मायने रखता है। क्योंकि इस ये जो भी चैप्टर हैं, अगर आप इनको पढ़ लो तो मिनिमम बच्चे 4 नंबर और मैक्सिमम 10 नंबर तक का स्कोर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इनका बेसिक जान के। जो ये सब्जेक्ट में शुरू करेंगे और जहां पे हम खत्म करेंगे, और ये सब चीज अगर आप अपने अंदर ले लेते हो, गेन कर लेते हो, ठीक, सॉरी, आप जॉब कर लेते हो, तो आप 4 से 10 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। सोचो, आउट ऑफ 100, ठीक है, अगर ये मैं मान के चलूँ कि 100 नंबर का पेपर है, तो आप 4 से 10% तक सिर्फ इस सब्जेक्ट से आप ला सकते हो कंपटीशन में। बाकी तो मतलब डिप्लोमा के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो करेंगे ही, एकदम बढ़िया से करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओ तो उधर फोड़ सकते हो, और हम इस तरह से देंगे कि आप उधर फोड़ दो। ठीक है, देखो अब बच्चे आईसी इंजन एंड टेस्टिंग में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पावर साइकिल उठाएंगे। क्या उठाएंगे बच्चे? पावर साइकिल। पावर साइकिल में पहला जो साइकिल होगा वो कार्नोट साइकिल होगा। ठीक है बच्चे, फिर हमारा ऑटो साइकिल होगा, फिर डीजल साइकिल होगा, और फिर
ड्यूअल साइकिल होगा, जो कि बहुत मजा देता है पढ़ने में। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वर्किंग पढ़ना है, ठीक है, और पीवी और टीएस डायग्राम बनाना है। और ये जो आपको दिख रहा है ऑटो साइकिल, इसको एयर स्टैंडर्ड साइकिल भी बोलते हैं, इसका सिंपल न्यूमेरिकल पढ़ना है। क्या पढ़ना है माय डियर? सिंपल न्यूमेरिकल पढ़ना है, सिंपल। हालांकि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम चारों साइकिल पे एक एक दो दो क्वेश्चन करवाएं। सॉरी, इस पे तो ज्यादा करवाना है, लेकिन ये जो बचे 3 साइकिल हैं, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, कार्नोट साइकिल, हम इससे भी आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं ना पता कि अगर यूपी जेई का एग्जाम होगा तो वहां पे सिर्फ ऑटो साइकिल से पूछेगा, क्योंकि वहां पर तो ये नहीं लिखा कि सिर्फ ऑटो साइकिल का डिप्लोमा में भी सिर्फ आप न्यूमेरिकल कर लो। ठीक है ना? अगर मध्य प्रदेश जेई का एग्जाम होगा, एमपी पीएससी जेई का एग्जाम अगर होता है, तो वहां पे नहीं है कि सिर्फ ऑटो साइकिल का न्यूमेरिकल पढ़ना है, आपको सब साइकिल का न्यूमेरिकल पढ़ना है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सारे जितने भी चारों साइकिल हैं उनसे हम न्यूमेरिकल कर लें, हालांकि एफर्ट ज्यादा इस पे लगाएंगे। ठीक है, अध्ययन द एफर्ट का ये कोशिश रहेगा कि सब कुछ आपको दे दे, पचाना होगा। ठीक है, लेकिन हम इतना भी नहीं देंगे कि आप पचा ना पाओ। ठीक है ना? हम एकदम जो सही रास्ता होता है ना, उस रास्ते को फॉलो करेंगे और अच्छे से इसको कवर करेंगे। हालांकि हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसका भी न्यूमेरिकल कर ले थोड़ा सा, और इसका भी, और इसका भी। इज इट क्लियर माय डियर? उसके बाद जो ये वाला जो चीज है, इस पे भी हम बहुत बढ़िया से करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये हमें आता है तो ये आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। बहुत बच्चों के दिमाग में प्रॉब्लम डाउट आता है कि पीबी डायग्राम ही क्यों बना रहे हैं, पीएस डायग्राम क्यों नहीं बना रहे हैं, भीटी डायग्राम क्यों नहीं बना रहे हैं, पीटी डायग्राम क्यों नहीं बना रहे हैं, पीवी ही क्यों और टीएस ही क्यों? ठीक है ना बच्चे? तो इसका सिंपल सा फंडा है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो हमारे और उनके बीच का मामला है, तो हमारे उनके बीच का ही जिक्र होगा ना। तो किस तरह से ये चीजें चलेगी, स्टेप वाइज स्टेज जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज को कवर कर लेंगे। ठीक है बच्चे? इंजन टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना, इंजन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या होता है, इस चीज को हमें पढ़ना है। ठीक है ना? मैं बताऊंगा दूसरे लेक्चर में, जैसे मैं अभी इंट्रोडक्शन खत्म करूंगा तो मैं उठाऊंगा और वहां पे बताऊंगा कि चीजें क्या क्या होती है। ठीक है? उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे बच्चे पावर के बारे में, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, एफिशिएंसी, ये सब के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। फिर बच्चे आ जाता है हमारे पास एसआई इंजन और सीआई इंजन, इनमें स्क्वेंजिंग होती है। ठीक है ना? नॉकिंग होती है। ये सब जो चीजें होती हैं, हम ये सब चीजों के बारे में, बहुत सारी चीजें होती है, ईटीसी मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात, अभी अब BS4 BS6 चल रहा है आपका। ठीक है ना? पॉल्यूशन, फ्यूल के टाइप भी पढ़ने हैं, लिखा हुआ उधर, फ्यूल टाइप भी पढ़ने हैं हमें। ठीक है? और उसके बाद बच्चे पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल, जैसे भारत स्टेज। अभी आप लोग देख रहे हो ना, हमारे यहाँ BS6 चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चे? BS6 चल रहा है। तो ये हमें BS नॉर्म्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है ना? कुल मिला के बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें ना हमें कम से कम 10 से 12 में भी 13 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है ना? और स्कोरिंग भी है। अगर आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो 20 नंबर का इससे आएगा ही आएगा, 20 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है ना? तो आपको इस पे एफर्ट लगाना है, हम तो लगाएंगे ही, आपको भी लगाना है। बस हमें क्या करना है, फॉलो करना है। हम जिस तरह से चलेंगे उस तरह से आपको हमें फॉलो करना है। ठीक है ना? यहाँ पे जैसे इनके ये ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के 2 स्ट्रोक, मैं स्किप कर गया, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। इनके बारे में भी हमें ब्रीफ डिस्कशन लेना है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ
किसका, डीजल साइकिल और ऑटो साइकिल का। ये जो था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, बस यही दोनों का पढ़ना है। कार्नोट साइकिल का और डुअल साइकिल का आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। हमें इस तरह से आसानी से इसको ख़त्म करना है, बस आपका साथ चाहिए, ठीक है बच्चे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप नोट करने के लिए हम सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है ना। बस आप देखते जाइए, अगर नोट भी करना है तो कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। फिर आ जाता है बच्चे यूनिट 2। यूनिट 2 है हमारा एयर कंप्रेसर। अच्छे से लिखूंगा मैं, नोट भी कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एयर कंप्रेशन। इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, लगभग 10 घंटे तो लग ही जाएंगे इसमें भी, ठीक है ना। और सेम स्कोरिंग है 20 नंबर का लगभग, इससे भी आपको पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। तो ये भी जितना पहला चैप्टर आपका सारे जेई के लिए इम्पोर्टेंट था, जितने भी जगह के जेई होते हैं वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट था, उतना ही यहाँ के लिए भी, मतलब ये भी चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका पहला वाला आईसी इंजन एंड टेस्टिंग इम्पोर्टेंट था। ये सब्जेक्ट जो है ना, ये सारा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, और सही आदमी चाहिए मेरे जैसा पढ़ाने के लिए, समझे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी दिला दूंगा मैं पसंद, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनेशन की बच्चे। इसमें हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, एयर कंप्रेसर का डिफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कुछ कुछ और इसके टाइप पढ़ लेंगे, एयर कंप्रेशन के टाइप पढ़ लेंगे, लाइक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। फिर कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, उन पे हमको ध्यान रखना है, जैसे प्रेशर रेशियो, प्रेशर रेशियो आएगा, ठीक है बच्चे। प्रेशर रेशियो के बाद आएगा कंप्रेसर कैपेसिटी, कंप्रेसर कैपेसिटी के बाद आ जाएगा फ्री एयर डिलीवर्ड, ठीक है बच्चे। फिर स्वेप्ट वॉल्यूम। ये जब इस तरह से मैंने लिखा है ना, तो ये समझ के चलो कि तुम्हारे डिप्लोमा के एग्जाम में डिफिनेशन में ये पूछने वाला है। इतने लिखे ना मैंने, इनमें से कम एक तो पूछ ही देगा डिप्लोमा के एग्जाम में, ठीक है ना। इस तरह से मेरा लिखने का मकसद भी पहचानो आप, कि सर ने बोर्ड पे लिखा मतलब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बच्चे हम लोग सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर की बात करेंगे, सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज, ठीक है बच्चे। उसके बाद सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग एयर कंप्रेशन की बात करेंगे हम लोग, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है बच्चे। टाइप है उनका सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर, मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर। ये सब चीज को हमें अच्छे से पढ़ना है, समझ में आई बात। उसके बाद बच्चे यहां तक तो दिख ही रहा है, हाँ दिख रहा है। उसके बाद बच्चे हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, जस्ट सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे हम इसमें। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल एंड डबल स्टेज, सिंगल एंड डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर।
ये सिलेबस को इंट्रोड्यूस कराने का एक और मकसद है कि ध्यान भी देना है कि इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है, इसमें से पूछने वाला है, ये पक्का पूछेगा, पिछला बार भी पूछा था, इस बार भी पूछेगा। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल एंड डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में या तो सिंगल का पूछ देगा या डबल स्टेज का पूछ देगा, लेकिन एक न एक जरूर पूछेगा, हमेशा पूछता आया है, इस बार भी पूछेगा। अगर नहीं पूछता है तो हमारी बदकिस्मती है, लेकिन पूछना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाला है। उसके बाद बच्चे हम लोग इफिशियंसी की बात करेंगे, ठीक है ना, एयर कंप्रेसर की इफिशियंसी की बात करेंगे। इसमें पहले वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी की बात करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आइसोथर्मल इफिशियंसी की बात करेंगे, आइसोथर्मल इफिशियंसी की बात करेंगे, ठीक है ना, फिर लास्ट में मैकेनिकल इफिशियंसी की बात करेंगे, मैकेनिकल इफिशियंसी की बात करेंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद जगह नहीं बच रहा है, मैं इधर लिख रहा हूं, उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, ठीक है ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का, बोर्ड पे दिख रहा है ना, ठीक है ना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, ठीक है। अभी तक मैंने कहीं न्यूमेरिकल की बात नहीं की है, ठीक है ना, अभी तक मैंने कहीं न्यूमेरिकल की बात नहीं की है, तो अभी तक न्यूमेरिकल नहीं आया है इस सब्जेक्ट में। कुल मिला के चलो कि न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, नो न्यूमेरिकल। इसमें ना आपको थ्योरी पढ़ते हुए जाना है। वीडियो को पॉज कर लेना यहाँ पे और ये सब नोट कर लेना, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं इसको मिटाने वाला हूँ। आप वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना। ये तो हो गया भाई रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा रोटरी कंप्रेसर, ठीक है ना, रोटरी कंप्रेसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रोटरी कंप्रेसर, ठीक है माय डियर। इसमें भी हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ, जैसे सेंट्रीफ्यूगल हो गया, एक्सियल फ्लो हो गया, ठीक है ना, तो लिख दे रहा हूं मैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। किसका किसका बच्चे, ए नंबर में मैं दे दे रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और बी में दे दे रहा हूं मैं एक्सियल फ्लो, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। माय डियर नो न्यूमेरिकल, ठीक है ना, सिलेबस में आपको लिखा हुआ है नो न्यूमेरिकल, लेकिन टाइम रहेगा तो मैं थोड़े मोड़े बेसिक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, क्योंकि वो आने वाले टाइम में काम देगा, ठीक है ना। और मैं बोल दूंगा कि बच्चे यहाँ पे सेमेस्टर में नहीं आने वाला है, लेकिन ये यहाँ पे आने वाला है, और मैं नोटबुक में आपको नोट करवा दूंगा उस चीज को, आप हाईलाइट भी कर लेना उस चीज को, ठीक है बच्चे। उसके बाद मेथड ऑफ एनर्जी सेविंग इन एयर कंप्रेसर, तो यहाँ पे एनर्जी सेविंग की बात करेंगे, एनर्जी सेविंग की बात कर लेंगे, समझ में आई बात। तो ये रहा आपका दूसरा चैप्टर। सारे चैप्टर जो है ना बड़े बड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमें 10 घंटा मिनिमम, ठीक है ना, 10 घंटा मिनिमम लगने वाला है, 10 लेक्चर आराम से लगेगा। हालांकि मैं 1.5 घंटे का लेक्चर लूँ तो कम लगेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आप 10 घंटे आपको इसमें देने ही होंगे पेशेंस के साथ। और ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक इसमें बोर लगने वाला है, एक टॉपिक बोर नहीं लगता है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा थर्मल इंजीनियरिंग को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होता है ना, चीज़ें समझ में नहीं आती है और आप क्या करते हो, थ्योरी सब्जेक्ट की ओर शिफ्ट कर जाते हो, और ये बहुत डिमेरिट होता है फेलियर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस टच नहीं करोगे, न्यूमेरिकल टच नहीं करोगे, एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो ये तो जेई के पर्पज से बात हो गई,
एएलपी टेक्नीशियन के पर्पज से बात हो गई। लेकिन अगर आप सेमेस्टर में भी मैं बात करूं कि अगर आप पीछे वाले सब्जेक्ट को छोड़ देते हो कि चलो भैया मेरा 4th सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग हो गया, मेरा पीछा छूट गया, बहुत टफ था और मैं इसको छोड़ देता हूं, तो उसका डिमेरिट सीधा पड़ता है आने वाले सब्जेक्ट पे, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम बड़े भी हो रहे होते हैं ना तो पीछे वाला टाइम मायने रखता है, ठीक है बच्चे। तो आपको मायने रखना होगा कि नहीं हमारा थर्मल इंजीनियरिंग था कुछ, जैसे उसमें बेसिक बेसिक, जैसे मान लो आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, तो इसमें आपको ध्यान रखना है बारीक बार आ रहा है मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोकोरिक आ गया मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आइसोथर्मल हो गया, थर्मल मतलब टेम्परेचर होता है बच्चे, इसमें क्या हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आइडियाबेटिक हो गया, ठीक है ना, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाता है आपका पॉलीट्रॉपिक हो जाता है प्रोसेस, मतलब इतना ही नहीं है, ठीक है ना। पीवी की एन हो जाता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। और ये एन लाइज करता है इस तरह से, मतलब ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको ये सब चीज़ें, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा ध्यान, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है ना। तो थर्मल इंजीनियरिंग का नोट्स फेंकिएगा मत, बेचिएगा मत आप उसको एक बार रिवीजन करके इस सब्जेक्ट में कूदिएगा। इज इट क्लियर माय डियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट की ओर। 2 यूनिट हो गए, अब आते हैं तीसरे यूनिट की ओर। ठीक है बच्चे, आते हैं हम लोग तीसरे यूनिट की ओर, और तीसरे यूनिट का नाम है गैस टरबाइन एंड जेट। तो सबसे पहले गैस टरबाइन के बारे में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अगर देखो जैसे बुक भी लेते हो आप, मैं बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा बुक कौन सी प्रीफर करनी है। हालांकि एक बुक से होगा नहीं, मिनिमम 2 बुक चाहिए इसके लिए, ठीक है। और हमारे साथ बने रहते हैं तो एक प्रॉपर ऐसा नोट्स जाएगा ना एकदम बढ़िया वाला, बुक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। गैस टरबाइन में सबसे पहले इनका डिफिनीशन देख लेंगे भैया, डिफिनीशन के बाद क्लासिफिकेशन कर देंगे, हमेशा से यही होता है, आगे भी यही होता जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेंगे कि भैया कहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ठीक है जी, ठीक है ना। तो गैस टरबाइन में सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे और फिर एप्लीकेशन देख लेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, ठीक है। इसके बारे में भी हमें बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, कुछ कुछ ऐसा मेथड निकालेंगे कि हम एफिशिएंसी इंप्रूव करेंगे गैस टरबाइन का, ठीक है ना। तो हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है इम्प्रूव थर्मल इफिशिएंसी। कैसे करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा इसके लिए, वो हम लोग करेंगे। हालांकि बहुत तरीके होते हैं, जैसे रीजनरेशन, ठीक है ना। रीजनरेशन के बाद इंटरकूलिंग के बाद रीहीट, ठीक है ना। क्या यूज करके भैया, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम करके हम को यूज करके हम क्या करेंगे, थर्मल इफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहेंगे। जैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान के चलो हम आईसी इंजन में आ जाते हैं। अभी जैसे बाइक चला रहे हैं, चाहे कार चला रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो फ्यूल जल रहा है ना, वो पूरी तरीके से अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है। अभी भी जो भी गाड़ियां चल रही है 90 to 95% ही फ्यूल उसका बर्न होता है, बाकी धुएं के रूप में बाहर निकल जाता है। आप इसको पकड़िएगा तो काला काला धब्बा आएगा कार्बन, मतलब फ्यूल क्या हुआ, अच्छे से जला नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक उपाय लगाते हैं और उस धुएं को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं और फिर से उसको रीजनरेट करते हैं। क्या करते हैं, फिर से साइकिल में क्या करते हैं, भेजते हैं। उस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इफिशियंसी जो होता है ना बच्चे, थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे क्या होता है, आउटपुट अपॉन
इनपुट, ठीक है ना। हम किसी को जितना खिला रहे हैं उसके बाद वो कितना काम कर रहा है, इन्हीं का रेशियो जो होता है क्या होता है, एफिशिएंसी हो जाता है। और हम क्या करेंगे, सेम इनपुट में क्या कर रहे हैं, इनपुट तो उतना ही दिए थे, बस धुआं जो निकल रहा था उसको हम पकड़ रहे हैं, तो आउटपुट तो मिलेगा ना इसके बाद। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, इफिशियंसी को इम्प्रूव करते हैं। तो इसके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हम इस चीजों को कवर करेंगे। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, इसमें भी नो न्यूमेरिकल, ठीक है ना, बोल रहा है कि इसका न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है आपका बच्चे इसी चैप्टर में जेट, ठीक है ना। जेट में जैसे आपको टर्बो जेट के बारे में बात करना है हमें, ठीक है ना, टर्बो प्रोपेलर के बारे में बात करना है, और रैम जेट के बारे में बात करना है। फिर बच्चे रॉकेट, रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में बात करना है। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। एक्चुअली अच्छा इसलिए हो जाता है ना कि ये सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं डेली लाइफ में, ठीक है ना, सब कुछ हमें दिखाई देगा। इसमें भी बच्चे मिनिमम ना 10 घंटे लगने वाले हैं। कितने बच्चे? 10 घंटे लगने वाले हैं इस चैप्टर में भी, समझ रहे हैं आप लोग? 10 घंटे आराम से लगेंगे, 10 घंटे आराम से लगेंगे इसमें भी, ठीक है। चलो अच्छा है, अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन, RAC। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। RAC ही लिख दे रहा हूं मैं, बड़ा क्या लिखना। इसमें पहले हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को पढ़ेंगे, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपने रेफ्रिजरेटर भी देखा है और AC भी देखा है, ठीक है ना। इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं पढ़ने वाले हो जो तुम देखे नहीं हो। IC इंजन के लिए आपने बाइक कार देखी है, एयर कंप्रेसर के लिए हवा भरवाया है, टरबाइन आप लोग देखी होगे, कभी पावर प्लांट गए होगे विजिट करने, अभी तो 5th सेमेस्टर इतना दिन में तो एक बार कर ही लिए होगे कोई ना कोई पावर प्लांट विजिट। और अब एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे, डिफिनीशन एकदम जरूरी होता है, क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे। फिर बच्चे यूनिट पे आएंगे। पहले यूनिट क्यों नहीं सर? क्योंकि उसके पीछे भी कुछ रीजन है। फिर क्या बच्चे? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये थोड़ी देर के लिए बता दूं बच्चे, ये होता है डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन, ठीक है ना। तो डिजायर इफेक्ट, जैसे तुम्हारा एसी है, उसे डिजायर इफेक्ट तुम क्या क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? ठंडा रखना चाहते हो, ठीक है ना, ठंडा रखना चाहते हो, तो वो तुम्हारा डिजायर इफेक्ट होता है, जो चीज तुम उससे चाहते हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर बच्चे इसमें भी कार्नोट साइकिल आएगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद रिवर्स कार्नोट भी आएगा, रिवर्स कार्नोट साइकिल भी आएगा, वेल कॉलेमॉन आएगा, कॉलेमॉन, वेल कॉलेमॉन साइकिल आएगा। और इन सब का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखना है विद न्यूमेरिकल। और बच्चे न्यूमेरिकल जो होता है ना 3-4 लाइन का होता है, इसमें बड़ा सा न्यूमेरिकल नहीं बनता है, इसमें बहुत ही इजी और छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनता है। फिर बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना। फिर VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना। इनका हमें क्या करना है? pH और TS डायग्राम बनाना है साथ में, ठीक है ना। प्रेशर एंथैल्पी और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना।
थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने। ठीक है, ऊपर वाला मैं मिटा सकता हूँ, ये वाला आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद बहुत ही बढ़िया चीज है स्कोरिंग है। अब आ जाते हैं हम लोग साइकोमेट्री पे। साइकोमेट्रिक पे आ जाते हैं। देखो इसका न्यूमेरिकल नहीं करना है हमें, नो न्यूमेरिकल, इसमें हमको न्यूमेरिकल नहीं करना है। इसके बाद हम एयर कंडीशन, एसी पे आ जाएंगे। ठीक है ना, एयर कंडीशन सिस्टम को पढ़ेंगे अच्छे से। ये है हमारा पूरा सिलेबस पावर इंजीनियरिंग का, और इसमें भी बच्चे 10 घंटे लगेंगे। कुल मिला के 42 घंटे का सब्जेक्ट है। ठीक है ना, और हमें इतना देना ही पड़ेगा क्योंकि हम इसमें कुछ भी ना छोड़ नहीं सकते। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बार बार बोलते आया हूं मैं। और हाँ, एक सीक्वेंस के साथ ही इसको हमें पढ़ना होगा, अदरवाइज हमें बहुत दिक्कत आ सकती है। इज दैट क्लियर माय डियर? तो जो भी क्वेरी होगा, जो भी कुछ पूछना होगा, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, यूट्यूब में हमारा चैनल है अध्ययन द एफर्ट करके, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसमें देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। इज इट क्लियर माय डियर? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।